नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे हैं हिंदी में आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। आज का जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? वर्ण विचार का टॉपिक होगा। वर्ण विचार है वो कौन किसकी इकाई है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे और आज पूरी तरह से हम वर्ण विचार है वो करेंगे। तो वर्ण विचार है वो किसकी इकाई है? तो भाषा की इकाई है। भाषा की इकाई है। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले भाषा की। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई भाषा शब्द की? तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, भाष धातु थी और आ क्या था? प्रत्यय था। ठीक, आ तो क्या है? प्रत्यय, और भाष क्या है? धातु है। इनसे हुई है। ठीक, और अब हमसे ये पूछ लिया जाए इसका अर्थ क्या है, यानी भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बोलना या क्या होता है? कथन। ठीक, भाषा शब्द का अर्थ क्या होगा? बोलना या कथन होगा। अब बात करते हैं भाषा शब्द का उल्लेख किस रूप में हुआ है। तो भाषा शब्द का उल्लेख है वो किस में हुआ है? तो भाषा शब्द का उल्लेख है सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। उल्लेख है वो कहां हुआ है? सबसे पहले ऋग्वेद में मनुष्य की वाणी के संदर्भ में हुआ है। यानी भाषा शब्द का उल्लेख है वो सबसे पहले हुआ कहां है? ऋग्वेद में है। और किस संदर्भ में है? तो मनुष्य की वाणी के संदर्भ में हुआ है। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण है वो किसकी इकाई है? भाषा की इकाई है, लिखित इकाई जिसे कह सकते हैं। भाषा की लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई है वो कौन सी है? वर्ण इकाई है। ठीक, सबसे छोटी है। और फिर बात कर रहे हैं भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति है वो भाष और आ से हुई है, यानी भाष धातु और आ प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कथन। भाषा शब्द का उल्लेख है वो सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ, और ऋग्वेद में किस संदर्भ में हुआ है? तो मनुष्य की वाणी के संदर्भ में हुआ था। अब हम बात करेंगे भाषा की कुछ परिभाषाएं भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या परिभाषाएं हैं, किस विद्वान के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भाषा की परिभाषाएं कौन कौन सी है? भाषा की परिभाषाएं ये कौन कौन सी है? तो इसमें सबसे पहले पाणिनि की परिभाषा आती है। किसकी आएगी? पाणिनि की परिभाषा। किसके है? पाणिनि की परिभाषा होगी। पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। पाणिनि जिसमें किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की, अष्टाध्यायी की रचना की थी। और इसे क्या कहा जाता है? इसे भाषा व्याकरण प्रथम व्याकरण कहा जाता है। और इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या है? भाष्यते अनेन इति भाषा। अनेन इति भाषा, ये इसकी परिभाषा दी गई। पाणिनि है कौन? तो अष्टाध्यायी की रचना करने वाले हैं और विश्व के प्रथम व्याकरण है। विश्व के प्रथम व्याकरण। ठीक, यानी व्याकरण की रचना करने वाले व्याकरण है, प्रथम व्याकरण है। और इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो थी भाष्यते अनेन इति भाषा, जिसका अर्थ होता है जिसके माध्यम से। अर्थ क्या होगा? जिसके माध्यम से भाषण किया जाता है, अर्थात बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जिसके माध्यम से भाषण किया जाता है या बोला जाता है उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक, पाणिनि है, प्रथम व्याकरण है, अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। इन्होंने कहा भाषयते अनेन इति भाषा, जिसके माध्यम से भाषण किया जाता है या बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अगले विद्वान की जिनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है उनकी बात करते हैं। तो वह है पतंजलि। कौन है? पतंजलि है। उनकी बात करेंगे
तो उनकी जो रचना है वो कौन कौन सी है, उनके द्वारा जो लिखी गई है वो कौन सी है और किस में लिखा गया है इनके द्वारा। तो पतंजलि के द्वारा जो लिखी गई रचना है वो है महाभाष्य। पतंजलि विद्वान है और इनके द्वारा जो लिखा गया है ग्रंथ वो है महाभाष्य। ठीक, और इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो परिभाषा क्या है, वक्तायाम वाच इति भाषा उच्यते। ठीक, वक्तायाम वाच इति भाषा उच्यते। अर्थ क्या है, वक्ता की वाणी ही भाषा है। यानी पतंजलि के द्वारा जो रचना रची गई थी वो थी महाभाष्य, और महाभाष्य में भाषा की जो परिभाषा दी गई है वो क्या, वक्तायाम वाच इति भाषा उच्यते, यानी वक्ता की वाणी ही भाषा है। वक्ता की जो वाणी है वही क्या है, भाषा है। अब हम बात करते हैं हिंदी के व्याकरण की। हिंदी के व्याकरण कौन है, तो हिंदी के जो व्याकरण है वो है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी के व्याकरण की, जिन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। कहा जाता है। ये हिंदी के प्रथम व्याकरण है। कौन है, हिंदी के प्रथम व्याकरण है। कौन है ये, हिंदी के प्रथम व्याकरण है। इनके द्वारा जो रचना रची गई थी उसमें इन्होंने यानी हिंदी के व्याकरण की रचना की थी, और इसमें इन्होंने जो परिभाषा दी है वो क्या है, वो देखिए, वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ये किसकी परिभाषा, कामता प्रसाद गुरु की। कौन थे, हिंदी के प्रथम व्याकरण, हिंदी का पाणिनि भी इन्हें कहा जाता है। पाणिनि क्यों कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा का, या हम ये कह सकते हैं सबसे पहले जो भाषा, जिस भाषा का व्याकरण लिखा गया था वो संस्कृत थी, और संस्कृत का व्याकरण लिखने वाले कौन थे, पाणिनि की। अष्टाध्यायी उनकी रचना थी। इसलिए कामता प्रसाद गुरु ने भी हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था, और इसी कारण इन्हें हिंदी का प्रथम व्याकरण और हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या, वाणी का वह माध्यम, यानी माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार क्या करता है, दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, तो वह क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब बात करते हैं भाषा के अंग। किसकी बात करेंगे, भाषा के अंगों की, यानी भाषा के कितने अंग होते हैं और कौन कौन से अंग होते हैं, उनकी बात हमें करने जा रहे हैं। भाषा के अंग, तो भाषा के मुख्यतः चार अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं, मुख्यतः चार अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, पहला अंग होता है ध्वनि, दूसरा बताया है शब्द, और तीसरा बताया है वाक्य, और चौथा कौन सा है, तो है व्याकरण। कौन सा है, व्याकरण। ये चार अंग किसके माने गए हैं, भाषा के मुख्यतः चार अंग माने गए हैं। अब इनके अलग अलग अंग के बारे में हम थोड़ा जानेंगे और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम ध्वनि के बारे में जानते हैं। तो ध्वनि किसे कहा गया है, भाषा का मुख्य अंग है। कौन सा है, ध्वनि। तो ध्वनि कहा किसे गया है,
तो मुख से निसृत, मुख से निसृत, निसृत का अर्थ निकली हुई, निकली हुई, निकली हुई हवा का वह स्फोट, निसृत हवा का वह स्फोट, स्फोट यानी उच्चारण, स्फोट क्या होता है? उच्चारण। वह स्फोट जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, उसे ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक, ध्वनि कहते हैं। ये क्या है? भाषा की, भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई क्या है? ध्वनि है, ध्वनि है। या इसे ये भी कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या कह सकते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। ठीक। और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण या अक्षर कहलाता है। हम पढ़ रहे हैं भाषा के मुख्य अंग में ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मुख से निसृत या निकली हुई हवा का वह स्फोट, जो यानी वह स्फोट यानी उच्चारण जिसके खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण या अक्षर कहलाता है। अब हम बात करते हैं वर्ण की। ध्वनि के बाद हम बात करेंगे यानी लिखित इकाई की बात कर रहे हैं। भाषा की लिखित इकाई कौन सी होती है? तो वर्ण होती है, और उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो किसकी बात करेंगे हम? वर्ण, वर्ण की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। अब वर्ण के दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। और दो कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन, दो भेद होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, यानी वर्णमाला किसे कहा गया है इसकी बात करेंगे। वर्ण की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहा गया है? तो वर्णमाला किसे कहा गया है? पूर्व निर्धारित, पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित, लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों को चिन्हों का समूह है, समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। यानी पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं हिंदी में वर्णमाला, यानी जिसको व्यवस्थित रूप से हम लिख सकते हैं वो बात करेंगे। पहले हम वर्णमाला की बात कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहले हम वर्णमाला यानी हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला क्या है? जैसे सामान्य हिंदी या व्यवहारिक हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं
तो उसमें क्या होता है, जैसे हमें लिख दिया कि हिंदी, हिंदी, फिर लिख दिया या सामान्य हिंदी, यानी जो हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं, या कह दिया व्यवहारिक हिंदी, हिंदी, ठीक। और व्यवहारिक हिंदी में है वो संख्या अगर पूछी जाए, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी, 44 होगी। कैसे होगी 44? तो इसमें स्वर तो होंगे 11। अब स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? 11 स्वर हैं। फिर हमसे पूछा जाए व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है व्यवहारिक हिंदी में? तो 33 होती है। और 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो सभी को पता है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व, श, स, ह। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये कितने हो गए? 33 व्यंजन हो गए। ठीक, कितने हो गए? 33। व्यवहारिक हिंदी, सामान्य हिंदी में कितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है? 44 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से स्वर? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये हमने जान लिया। अब बात करते हैं मानक हिंदी। किसकी बात करेंगे हम? मानक हिंदी में। मानक हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी होती है? वर्तमान में 53 वर्ण हो गए हैं। कौन कौन से हैं देखें। मानक वर्ण, हमें पूछ लिया जाए मानक वर्ण। मानक वर्ण कितने हैं? तो 53 है, 53 है। कौन कौन से हैं तो वो देखिए। पहले स्वर की बात करते हैं। स्वर 11 है। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक। इसके बाद व्यंजन, तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, प वर्ग, और कौन से होंगे? य, र, ल, व, स, ह। ये होते हैं। ठीक। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? तो इसके अलावा जो होते हैं वो होते हैं 2 अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। अयोग वाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अनुस्वार, ठीक, और एक होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। ठीक। कितने हो गए? 44 और 2 46। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2 ध्वनियां कौन सी होगी? उत्क्षिप्त, या जिसे क्या कह सकते हैं? विकसित। ठीक। वो कौन सी होगी? वो भी 2 होगी। एक तो होता है अड़ और एक होता है ढ, जिसे ताड़न जाति भी कहा जाता है। कितने हो गए? 44 और 4 48। और 4 कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कौन 4 होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक होता है कुशर, एक होता है त्र, एक होता है जीर्ण, और एक होता है स्र। ठीक। इसके बाद आता है एक राजस्थानी वर्ण है जो अभी 10 जनवरी को ही शामिल किया गया था। वो है कौन सा? अड़। ये क्या है? कितने हो गए? 53, यानी 53 मानक वर्ण है वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला के वर्गीकरण की बात करेंगे। हमने वर्णमाला जान ली कि व्यवहारिक रूप से हम कितने वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी व्यवहारिक सामान्य हिंदी में अगर प्रश्न पूछा जाए तो सामान्य हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। अगर मानक वर्ण पूछा जाए तो 53 होते हैं। और प्रयोग तो हम बहुत सारे कर रहे हैं, लगभग ये मानिए 59 के आसपास हमें वर्णों का प्रयोग वो करते हैं।
अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण। तो हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्वर की बात करते हैं। स्वर, तो स्वर क्या है? स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, जिनके वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक, ये क्या होगी? स्वर की परिभाषा हो चुकी है। अब स्वर है, सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा देखी कि जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते। मुखांग यानी मुख के जो अंग है वो कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब हमें ये पता नहीं भी मुखांग कौन कौन से हैं, तो मैं बात करता हूं मुखांग कौन कौन से होते हैं। तो कंठ होता है, ठीक, क्या होता है? कंठ होता है। और कंठ के बाद अगर बात करें तो जीवहा, जीवहा, और जीवहा की बात करें तो तालु, क्या होगा? तालु। तालु के बाद क्या आता है? मूर्धहा, और मूर्धहा के बाद क्या होगा? दंत्य होगा। क्या होगा? दंत्य, और दंत्य के बाद क्या आता है? ओष्ठ्य। ये क्या है? ये सब के सब क्या होते हैं? मुखांग होते हैं। ये क्या है? ये मुखांग होते हैं। इनको जो स्पर्श नहीं करते हैं, यानी ये बिना इन्हें स्पर्श किए, ध्वनि जरूर इनसे निकलती है लेकिन इनको बिना स्पर्श किए वो निकल जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्वरों की संख्या और स्वर कौन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। अब 11 कौन कौन से होते हैं ये आपको मैंने पहले भी बता दिया, एक बार और बता देता हूं। अ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसके अलावा 2 स्वर होते हैं, वो संस्कृत के भी शामिल कर लिए जाए तो कितने हो जाएंगे? ये 13। तो संस्कृत में कौन कौन से होते हैं? एक तो लृ शामिल किया जाता है। कौन सा किया जाता है? लृ शामिल किया जाता है। और एक कौन सा किया जाता है? बड़ी री शामिल की जाती है। ये दोनों कहां पर आते हैं? संस्कृत में शामिल किए जाते हैं। तो इन दोनों को शामिल कर लें तो हिंदी में कितने हो जाएंगे? 13। लेकिन ये हिंदी में शामिल नहीं किए जाते। किसमें आते हैं? ये संस्कृत भाषा में ही शामिल किए जाते हैं। हिंदी में केवल 11 ही स्वर माने गए हैं। और अब हम ये पूछ ले जाए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? क्या पूछा जाए? हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी बताओगे? 10 है। कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि 10 कैसे हैं। आगे मैं बात करता हूं, इसका भी आपको मैं व्याख्यान के द्वारा बताऊंगा कि 10 क्यों माने गए हैं। तो हिंदी में स्वरों की शुद्ध स्वर है ना, वो कितने? हिंदी में
हिंदी में शुद्ध स्वर कितने हैं? 10। वो कैसे हैं? तो देखिए, री का वर्तमान उच्चारण, री का वर्तमान उच्चारण क्या होता है? र धन ई, यानी री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? री होता है तथा इसका उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है। अतः यह शुद्ध स्वर नहीं है, यह शुद्ध स्वर नहीं है। इसलिए हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है। ठीक, जैसे अब ये क्यों मानी जाती है? तो इसका पीछे कारण बता दिया कि यह वर्तमान में इसका जो उच्चारण है वो री के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है? री के रूप में हो रहा है। इस कारण इसे क्या नहीं माना गया? शुद्ध स्वर नहीं माना। इसे माना क्या गया है? तो इसे क्या मान सकते हैं? इसे माना गया है अर्ध तत्सम स्वर, या ये कह सकते हैं, सॉरी, तत्सम स्वर कहा गया। क्या कहा गया इसे? तत्सम स्वर माना गया। क्या माना गया है? तत्सम स्वर माना गया है, क्योंकि ये तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? तत्सम स्वर कहा गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।